नमस्ते। दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में कानून कैसे बनते हैं। आज का मुद्दा ये है कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है। मतलब किताबों में जो एक तरीका लिखा है और ज़मीन पर जो होता है, क्या उसमें कोई बड़ा फ़र्क है? आजकल बहुत सुनने में आता है कि प्रक्रिया शायद उतनी सीधी नहीं रही। बिल्कुल। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये प्रोसेस कि कानून कैसे बनता है बहुत फंडामेंटल होता है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि चुने हुए नुमाइंदे जनता की मर्जी को कानून की शक्ल कैसे देते हैं। हमारे संविधान ने इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है जिसमें काफी चेक्स एंड बैलेंसेस की सोच है। राइट, चेक्स एंड बैलेंसेस, वो ताकि कोई जल्दबाजी ना हो, सब पहलुओं पर विचार हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, आजकल लगता है कि ये किताबी बातें और असलियत में कुछ दूरी आ गई है। तो चलिए इसी दूरी को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। तो पहले वो किताबी तरीका समझ लेते हैं। संविधान के हिसाब से एक सामान्य कानून बनाने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? टेक्स्ट बुक वर्जन क्या कहता है? मोटा मोटा समझें तो संविधान के हिसाब से प्रक्रिया कुछ यूं चलती है। पहला कदम है बिल का इंट्रोडक्शन। कोई मंत्री, जिसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं, हाँ, गवर्नमेंट बिल। या कोई साधारण एमपी, प्राइवेट मेंबर्स बिल, संसद के किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा बिल पेश कर सकता है। किसी भी सदन में? अच्छा, हाँ। इस स्टेज पर बस बिल का टाइटल और उसका मकसद बताया जाता है, ज्यादा बहस नहीं होती। इसे फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब बस परिचय हुआ बिल का। इसके बाद आता है सबसे जरूरी स्टेज, सेकंड रीडिंग। इसके दो हिस्से होते हैं। पहले बिल के मेन प्रिंसिपल्स पर जनरल डिस्कशन होती है कि बिल लाना क्यों जरूरी है, इसका मकसद क्या है वगैरह। फिर होती है क्लॉज बाय क्लॉज फ्रूटनी, जहां बिल के हर सेक्शन, हर क्लॉज पर बारीकी से विचार होता है। अमेंडमेंट्स यानी संशोधन भी यहीं प्रपोज होते हैं। अच्छा, संशोधन भी इसी स्टेज पर? हाँ, मुख्य रूप से यही। ये काम या तो पूरे सदन में होता है या फिर बिल को किसी संसदीय कमेटी को भेज दिया जाता है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी। हाँ, ये कमिटीज वाला स्टेज, ये कितना जरूरी है वैसे? सुनने में तो बहुत आता है इनके बारे में। थियोरेटिकली ये बहुत जरूरी हैं। ये कमेटीज बिल्कुल मिनी पार्लियामेंट्स की तरह होती हैं जिनमें हर पार्टी के सदस्य होते हैं। अच्छा, मिनी पार्लियामेंट्स। ये बिल की गहराई से जांच करती हैं, एक्सपर्ट्स को बुला सकती हैं, स्टेक होल्डर्स यानी जिन लोगों पर कानून का असर पड़ेगा उनसे राय ले सकती हैं और फिर अपनी रिपोर्ट संशोधनों के साथ वापस सदन को देती हैं। ये डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए होती हैं। अच्छा, तो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है? कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में फिर विचार होता है, जिसे रिपोर्ट स्टेज कहते हैं। कमेटी ने जो संशोधन सुझाए हैं उन पर वोटिंग होती है। ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड रीडिंग। इसमें बिल पर आखिरी बहस होती है और फिर उसे पास करने के लिए फाइनल वोटिंग होती है। फाइनल वोटिंग? हाँ, इस स्टेज पर ज्यादातर सिर्फ ड्राफ्टिंग एरर्स या भाषा की छोटी-मोटी गलतियां ठीक करने वाले संशोधन ही लाए जा सकते हैं। कोई बड़ा सब्सटेंटिव बदलाव आमतौर पर नहीं होता। समझ गया। एक सदन से पास होने के बाद फिर कहाँ जाता है बिल? बिल फिर दूसरे सदन में जाता है। अगर लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा जाएगा और वाइस वर्सा। ओके। थर्ड रीडिंग। वही प्रक्रिया दोबारा? बिल्कुल। अगर दूसरा सदन बिल को बिना बदलाव के पास कर देता है तो बढ़िया। अगर वो कुछ संशोधन करता है तो बिल वापस पहले सदन में जाता है उनकी सहमति के लिए। और अगर सहमत नहीं हुए तो? अगर दोनों सदन सहमत नहीं हो पाते तो डेडलॉक की स्थिति में प्रेसिडेंट दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। हालांकि ये मनी बिल्स के मामले में नहीं होता। अच्छा, जॉइंट सिटिंग का भी प्रावधान है। और जब दोनों सदन पास कर दें तब क्या? तब बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, उनकी मंजूरी, प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। संविधान के आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति या तो हाँ कह सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, या बिल को रोक सकते हैं जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, या फिर मनी बिल्स को छोड़कर बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं सुझावों के साथ। सुझावों के साथ वापस? हाँ। लेकिन अगर संसद उन सुझावों के साथ या बिना उनके बिल को दोबारा पास करके भेज देती है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है। अच्छा, फिर मैंडेटरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बिल बन जाता है एक्ट यानी कानून।
फिर उसे सरकारी गेजेट में पब्लिश कर दिया जाता है और वो लागू हो जाता है। वाओ, सुनने में तो ये काफी डिटेल्ड और थॉटफुल प्रोसेस लगता है। काफी सारे स्टेप्स हैं, चेक्स हैं। इसमें ये चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ-कहाँ दिखते हैं? मतलब सेफगार्ड्स क्या है? बिल्कुल, इसमें कई डेमोक्रेटिक सेफगार्ड सोचे गए। पहला तो बाइकैमरलिज्म। 2 सदन होने का मतलब ही यही है कि एक सदन की जल्दबाजी या कहिए गलती को दूसरा सदन पकड़ सके, रोक सके। हाँ, एक तरह का डबल चेक। एग्जैक्टली। खासकर राज्यसभा, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, उससे उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा गहराई से बिना चुनावी दबाव के विचार करेगा। ठीक है। और दूसरा, कमेटी सिस्टम, जैसा हमने बात की, ये एक्सपर्ट स्क्रूटनी और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि कानून ज्यादा प्रैक्टिकल और बेहतर बने। तीसरा, मल्टीपल रीडिंग्स। बिल को अलग अलग स्टेजेस से गुजारने का मतलब है कि उस पर बार बार विचार हो, सोचने समझने और बहस का मौका मिले। सही है। चौथा, पार्लियामेंट्री डिबेट। ये बहुत जरूरी है। विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने, बिल की कमियां उजागर करने का मौका मिलता है, और इससे जनता को भी पता चलता है कि क्या कानून बन रहा है, क्यों बन रहा है। ट्रांसपेरेंसी आती है। हाँ, ये तो लोकतंत्र का आधार है। और आखिर में प्रेसिडेंशियल रिव्यू, एक आखिरी कॉन्स्टिट्यूशनल चेक कि सब संविधान के दायरे में है या नहीं। लेकिन ये सब तो तभी काम करेगा ना जब हर स्टेज को उसका पूरा समय मिले, ईमानदारी से बहस हो, कमिटीज अपना काम ठीक से करें। ये तो काफी आइडियल सिनारियो लगता है। एग्जैक्टली। ये आइडियलाइज्ड प्रोसेस यही मानता है कि सब कुछ कायदे से और पर्याप्त समय देकर किया जाएगा। असलियत में ऐसा होता है या नहीं, वो अलग बात है। अच्छा, क्या कुछ खास तरह के बिल्स भी होते हैं जिनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग हो? आपने मनी बिल का जिक्र किया था। हाँ, मोटे तौर पे 3 तरह के बिल्स अहम हैं जिनकी प्रक्रिया में कुछ फर्क है। पहला, मनी बिल्स, आर्टिकल 110। ये टैक्स लगाने, हटाने, सरकार के खर्चों, उधारी वगैरह से जुड़े होते हैं। सबसे खास बात ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं? नहीं। और राज्यसभा इन्हें रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती। वो सिर्फ 14 दिन के अंदर रिकमेंडेशंस दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना पूरी तरह लोकसभा की मर्जी है। अच्छा, तो राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित है इसमें। हाँ, मनी बिल्स के मामले में। और कौन सा बिल मनी बिल है, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर का होता है, जो अंतिम माना जाता है। ओके। दूसरे है फाइनेंशियल बिल्स। ये भी फाइनेंशियल मामलों से जुड़े होते हैं, पर इनकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है मनी बिल्स से। कुछ फाइनेंशियल बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। इनकी प्रक्रिया थोड़ी मिली-जुली होती है। ठीक है। और तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, आर्टिकल 368, यानी संविधान में बदलाव करने वाले बिल। हाँ, ये तो बड़े बदलाव होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए इन्हें पास करने के लिए दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी सदन की कुल मेंबरशिप का बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 मेजॉरिटी। डबल कंडीशन। हाँ, और कुछ मामलों में जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बदलते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या शक्तियों का बंटवारा, उनमें आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है। वाह, ये तो काफी मुश्किल प्रक्रिया है। होनी भी चाहिए। संविधान में बदलाव करना कोई आसान काम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हुई संविधान और किताबों की बात, वो आइडियल प्रोसेस। जी। पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। जमीनी हकीकत क्या है? Here's where it gets really interesting. आजकल कानून असल में बनते कैसे हैं? क्या ये टेक्स्ट बुक प्रोसेस फॉलो होता भी है? यहीं पर, जैसा आपने शुरू में कहा, कहानी काफी बदल जाती है। जमीनी हकीकत काफी अलग और कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से चिंताजनक है। सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आता है वो है एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस मतलब सरकार का, कार्यपालिका का दबदबा। हाँ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर। होता ये है कि संसद ज्यादातर सरकार के लेजिस्लेटिव एजेंडा को पास करने वाली एक, कह सकते हैं, रबर स्टैंप की तरह काम करती है, ऐसा आरोप लगता है। रबर स्टैंप? ये तो बड़ा आरोप है। हाँ, लेकिन देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है, सरकार ही तय करती है कि कौन से बिल कब लाए जाएंगे, किस बिल पर कितनी बहस होगी, बहस के लिए कितना समय मिलेगा, वो जांच के लिए कमेटी के पास भेजा जाएगा या नहीं। विपक्ष के पास एजेंडा सेट करने की ताकत लगभग ना के बराबर होती है। ये बात तो सुनने में आती है कि संसद के सेशन छोटे होते जा रहे हैं। पहले ज्यादा दिन काम होता था, अब कम। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा और दिखने वाला ट्रेंड है। आप देखिए 1950s और 60s में संसद साल में औसतन 120-130 दिन बैठती थी।
120-130 दिन, काफी ज्यादा। हाँ, तब एमपीज के पास बिल पढ़ने, समझने, आपस में विचार विमर्श करने, बहस करने का वक्त होता था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता गया। पिछले दशक मतलब 2010s में ये आंकड़ा घटकर 60-70 दिन पर आ गया था। आधा रह गया लगभग। बिल्कुल। और हाल के वर्षों में ये और भी कम हुआ है। जैसे आपने शायद नोट किया हो, 2021 का बजट सेशन सिर्फ 33 दिन चला, मॉनसून सेशन सिर्फ 19 दिन। अब जाहिर है, जब संसद बैठेगी ही कम, तो बिल्स पर गहराई से विचार का समय भी तो कम होगा ना। बात तो सही है, समय नहीं होगा तो विचार कैसे होगा। और ये ऑर्डिनेंसेस का क्या चक्कर है, अध्यादेश, ये क्यों इतने इस्तेमाल होते हैं आजकल? ये एक और पहलू है उसी एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस का, जिसे कुछ लोग ऑर्डिनेंस राज भी कहने लगे हैं। ऑर्डिनेंस राज। देखिए, संविधान राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 और राज्यों में गवर्नर को आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। पर शर्त ये है कि संसद या विधानमंडल सेशन में ना हो और कानून बनाना एकदम जरूरी हो, कोई आपात स्थिति हो। ये मूल रूप से एक इमरजेंसी प्रोविजन था। इमरजेंसी के लिए था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल रूटीन हो गया है। हाँ, ऐसा आरोप लगता है कि सरकारें इसे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी मतलब संसदीय जांच और बहस से बचने के लिए एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मतलब संसद को बाईपास करने का तरीका। एक तरह से हाँ। आप देखिए, 2014 से 2019 के बीच केंद्र सरकार ने 32 अध्यादेश जारी किए। कई बार तो एक ही अध्यादेश को बार बार रीप्रोमुलगेट किया गया, यानी संसद से पास कराए बिना उसे बार बार जारी करके जीवित रखा गया। अरे, ऐसा भी होता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत पहले डीसी वधवा केस में आलोचना की थी। इसे संविधान के साथ धोखा, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा था, पर इसका चलन कम नहीं हुआ है। इससे होता ये है कि सरकार बिना तुरंत बहस या जांच के अपनी पॉलिसी लागू कर सकती है। बाद में संसद उसे पास करे या ना करे, वो कुछ समय के लिए तो लागू हो ही जाती है। ये तो चिंता की बात है। और वो कमिटीज जिनका आपने जिक्र किया था, जो इतनी जरूरी थी स्क्रूटनी के लिए, उनका क्या हाल है आजकल? क्या बिल्स वहां जा रहे हैं? ये शायद सबसे चिंताजनक बदलावों में से एक है। जैसा कई विशेषज्ञ मानते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज को बाईपास करना। ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज 1993 में बनी थी। 1993 में? हाँ, ताकि बिल्स की डिटेल्ड नॉन पार्टिसन जांच हो सके। इनमें सभी पार्टियों के एमपीज होते हैं। इन्हें लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी की रीढ़ माना जाता था। माना जाता था, मतलब अब नहीं है, बिल्स वहां भेजे ही नहीं जाते। ट्रेंड तो यही दिखाता है। आंकड़े बताते हैं कि 14वीं और 15वीं लोकसभा के दौरान, यानी मोटे तौर पर 2004 से 2014 तक, लगभग 60% से 70% बिल्स कमिटीज को भेजे जाते थे स्क्रूटनी के लिए। 60-70%, काफी अच्छा नंबर है ये तो। हाँ, लेकिन 16वीं लोकसभा में, यानी 2014 से 2019 के बीच, ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 25% रह गया। सिर्फ 25%? इतना बड़ा ड्रॉप? हाँ, और 17वीं लोकसभा 2019-2024 में भी ये ट्रेंड जारी रहा, शायद और कम ही हुआ हो। इसका मतलब है कि ज्यादातर बिल बिना कमिटी स्क्रूटनी के पास हो रहे हैं। कई बड़े और कंट्रोवर्शियल कानून जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA 2019, 3 फार्म लॉज 2020 और हाल के 3 नए क्रिमिनल लॉज 2023, ये सब बिना स्टैंडिंग कमिटी स्क्रूटनी के पास हुए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कानूनों की वो जो गहराई से जांच होनी चाहिए थी, वो हो ही नहीं पा रही है। एक्सपर्ट्स की राय, लोगों की राय, वो सब प्रोसेस से बाहर हो गया। एग्जैक्टली। जब बिल कमिटी में नहीं जाएगा तो उसकी वो डिटेल्ड क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिनेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, ये सब कैसे होगा? और अगर बिल कमिटी में भेजा भी जाता है, तब भी कई समस्याएं सामने आती हैं। जैसे अक्सर उन्हें बहुत कम समय दिया जाता है रिपोर्ट देने के लिए। कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स कानूनों के लिए सिर्फ कुछ हफ्ते। पब्लिक कंसल्टेशन या स्टेक होल्डर एंगेजमेंट कई बार नाम मात्र का होता है, और कमिटी की सिफारिशें बाइंडिंग तो होती नहीं, तो अक्सर सरकार उन्हें नजरअंदाज कर देती है। तो कुल मिलाकर कमिटी सिस्टम, जो एक महत्वपूर्ण सेफगार्ड था, वो काफी हद तक कमजोर हुआ है, ऐसा लगता है। बाप रे, कमेटियां कमजोर हुई, संसद के सेशन छोटे हो गए, तो फिर बहस का क्या? पार्लियामेंट्री डिबेट, जो चौथा सेफगार्ड आपने बताया था, उसका क्या हाल है? कितनी होती है? ये भी एक बड़ा मुद्दा है बहस के लिए। समय बहुत कम दिया जा रहा है, मिनिमल डिबेट टाइम। आप हाल के कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को देखें जिन पर देश में कितना विवाद हुआ। CAA 2019 लोकसभा में करीब 7 घंटे बहस हुई और आधी रात को हंगामे के बीच पास कर दिया गया। 7 घंटे इतने महत्वपूर्ण बिल पर? हाँ, और फार्म लॉज 2020 लोकसभा में करीब 4 घंटे बहस हुई,
राज्यसभा में तो और भी बुरा हाल था। विपक्ष के वॉकआउट और हंगामे के बीच वॉइस वोट से पास कर दिया गया। विपक्ष ने डिवीजन वोटिंग की मांग की थी, पर उस मांग को भी नजरअंदाज करने के आरोप लगे। वॉइस वोट से बिना गिनती के? हाँ, ऐसे आरोप लगे थे। और सबसे ताज़ा उदाहरण 3 न्यू क्रिमिनल लॉज 2023, जो देश के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदल रहे थे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट की जगह ले रहे थे। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव था ये। बिल्कुल। उन्हें कुल मिलाकर शायद 2 घंटे की बहस में पास कर दिया गया, और वो भी तब जब लगभग 100 विपक्षी सांसद निलंबित थे। 100 सांसद बाहर थे और कानून पास हो गए। जी हाँ। अब आप इसकी तुलना पुराने जमाने से करें। हिंदू कोड बिल्स पर सालों बहस चली थी संसद में और बाहर भी। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पर भी कई सत्रों में चर्चा और कमेटी स्क्रूटनी हुई थी। तो साफ दिखता है कि डिबेट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में भारी गिरावट आई है। आपने सांसदों के निलंबन सस्पेंशंस की बात की। ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, खासकर पिछले सेशन में तो रिकॉर्ड ही बन गया था। इसका क्या असर पड़ता है कानून बनाने की प्रक्रिया पर? बिल्कुल। दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड 146 सांसद निलंबित हुए थे, दोनों सदनों से मिलाकर। जब विपक्ष के इतने सारे सदस्य सदन से बाहर होते हैं, तो सरकार के लिए बिना किसी खास विरोध या स्क्रूटनी के बिल पास करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, मतलब कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। बहस एक तरफा हो जाती है या होती ही नहीं। दूसरी तरफ ये भी सच है कि विपक्ष भी कई बार हंगामों का रास्ता अपनाता है, जिससे सदन का कीमती समय बर्बाद होता है। फिर सरकार इसी हंगामे का बहाना बनाकर कहती है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता और बिल्स को जल्दी बिना बहस के पास कर देती है। तो ये एक तरह का साइकिल बन गया है, हंगामा फिर बिना बहस के बिल पास। हाँ, ये एक तरह का विशिष्ट साइकिल बन गया है जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। असल मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती। ऐसे में राज्यसभा का क्या रोल रह गया फिर, जिसे तो हाउस ऑफ एल्डर्स सोच समझकर विचार करने वाला सदन माना जाता था? क्या वो अपनी भूमिका निभा पा रहा है? राज्यसभा की भूमिका भी कमजोर हुई है, ऐसा कहा जाता है। इसे राज्यसभा मार्जिनलाइजेशन भी कहते हैं कुछ लोग। एक तरीका तो हमने देखा, मनी बिल राउट का इस्तेमाल। हाँ, कि सामान्य बिल को भी मनी बिल बता देना। हाँ सरकार, पर ये आरोप लगते हैं कि वो कई बार सामान्य बिल्स को भी मनी बिल बताकर पेश कर देती है, ताकि राज्यसभा के ज्यादा स्क्रूटनी से बचा सके। क्योंकि जैसा हमने बात की, राज्यसभा मनी बिल को सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, बदल नहीं सकती। आधार एक्ट 2016 इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। हालांकि कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, पर सवाल उठे थे। दूसरा, जब सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत होता है, खासकर राज्यसभा में भी अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो, तो राज्यसभा वैसे भी ज्यादा कुछ रोक नहीं पाती। वो ज्यादा से ज्यादा बिल को कुछ समय डिले कर सकती है। तो उसका वो जो सोबर सेकंड थॉट वाला फंक्शन था, वो कमजोर पड़ जाता है। समझ गए। और प्रक्रिया का वो आखिरी पड़ाव, राष्ट्रपति की मंजूरी, प्रेसिडेंशियल असेंट, क्या वो सच में कोई चेक है या बस फॉर्मेलिटी? सैद्धांतिक रूप से तो ये एक चेक है, पर व्यवहार में राष्ट्रपति शायद ही कभी केंद्र सरकार द्वारा संसद द्वारा पास किए गए बिल को रोकते हैं या लौटाते हैं। कभी नहीं। बहुत ही रेयर है। आखिरी बार ऐसा शायद 1991 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट वेंकटरमण ने एमपीज के सैलरी और पेंशन बिल को लौटाया था। ज्यादातर ये एक औपचारिकता ही होती है, खासकर जब केंद्र में मजबूत बहुमत वाली सरकार हो। अच्छा। हाँ, इसका उल्टा जरूर देखने को मिलता है कि विपक्ष शासित राज्यों द्वारा पास किए गए बिल्स को राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में काफी देर हो सकती है, या वो रोक लिए जाते हैं। ये भी एक एंगल है। एक और बात दिखती है आजकल, जिसे शायद लेजिस्लेशन बाय प्रेस रिलीज कह सकते हैं। मतलब कानून बनने से पहले ही मीडिया में ऐलान हो जाना। हाँ, ये भी एक फिनोमेना है जो हाल के वर्षों में बढ़ा है। सरकार अक्सर बड़ी पॉलिसीज या उनके लागू होने की तारीखों का ऐलान संसद में बिल पेश होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिक स्पीचेस या सोशल मीडिया पर कर देती है। हाँ, देखा है। बजट भाषण की घोषणाओं को तो लगभग मान ही लिया जाता है कि वो कानून बनी गए हैं, जबकि उन्हें फाइनेंस बिल के जरिए पास होना होता है। ऐसा लगता है कि मीडिया मैनेजमेंट और परसेप्शन बनाना वो संसदीय प्रक्रिया से ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल तो बाद में पास हो ही जाएगा, ये मान लिया जाता है। चलिए अब कुछ हाल के उदाहरणों से इस फर्क को और समझते हैं। थ्योरी बनाम रियलिटी। फार्म लॉज का मामला लेते हैं। टेक्स्ट बुक प्रोसेस क्या होना चाहिए था और असल में हुआ क्या? फार्म लॉज 2020। देखिए, टेक्स्ट बुक प्रोसेस ये होता कि इतने महत्वपूर्ण बिल जो करोड़ों किसानों की जिंदगी और देश की एग्रीकल्चर पर असर डालने वाले थे, उन्हें पहले स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर के पास भेजा जाता। हाँ, बिल्कुल। कमिटी
देश भर के किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स सबसे राय लेती। शायद कई महीनों तक जांच चलती, फील्ड विजिट होते, फिर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती। उसके बाद संसद में हर क्लॉज पर विस्तृत बहस होती, संशोधन लाए जाते, वोटिंग होती। ये होता आइडियल तरीका, पर हुआ क्या? एक्चुअल प्रोसेस। बिल जून 2020 में पहले अध्यादेश के रूप में आए, फिर सितंबर में संसद में पेश हुए और कुछ ही दिनों में उसी सेशन में बिना स्टैंडिंग कमेटी को भेजे पास कर दिए गए। बिना कमेटी स्क्रूटनी के? हाँ, लोकसभा में कुछ घंटे बहस हुई, राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट किया और जैसा मैंने बताया, डेप्यूटी चेयरमैन पर आरोप लगे कि उन्होंने डिवीजन की मांग को खारिज करके वॉइस वोट से पास कर दिया। और नतीजा? नतीजा हम सब ने देखा। साल भर से ज्यादा चला देशव्यापी किसान आंदोलन, दिल्ली के बॉर्डर पे धरना और आखिरकार नवंबर 2021 में सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। इससे पता चलता है कि सही प्रक्रिया को बाईपास करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। शायद अगर कंसल्टेशन होता तो ये नौबत ही ना आती। बिल्कुल, सीए का मामला भी कुछ ऐसा ही था। उसमें क्या हुआ? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये भी एक बेहद संवेदनशील कानून था। इसके संवैधानिक और मानवाधिकार प्रभावों को देखते हुए इस पर गहन बहस और कमेटी स्क्रूटनी होनी चाहिए थी। लीगल एक्सपर्ट्स, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, प्रभावित समुदायों से कंसल्ट करना चाहिए था। पर हुआ क्या? एक्चुअल प्रोसेस 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश हुआ और उसी दिन पास हो गया, लगभग 7 घंटे की बहस के बाद, वो भी देर रात हंगामे के बीच। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा में पास हो गया। कोई स्टैंडिंग कमेटी रेफरेंस नहीं। इतनी जल्दी? हाँ, नतीजा देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई जो अभी भी पेंडिंग है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धार्मिक भेदभाव को लेकर भारत की आलोचना हुई। और हाल ही में आए नए क्रिमिनल लॉज जो आईपीसी, सीआरपीसी जैसे सदियों पुराने कानूनों को बदल रहे हैं, उनका प्रोसेस कैसा रहा? 3 न्यू क्रिमिनल लॉज 2023, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव को बदलने वाले कानून थे। इनसे ज्यादा व्यापक कंसल्टेशन और बहस शायद ही किसी और कानून पर होनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल। जुडिशरी, वकील, पुलिस, मानवाधिकार समूह, एकेडमिक्स, सबसे पूछना चाहिए था। एग्जैक्टली। उम्मीद थी कि इन पर बहुत व्यापक बहस होगी, कमेटी विस्तार से जांच करेगी, शायद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती, महीनों शायद सालों की स्क्रूटनी होती। पर हुआ क्या? एक्चुअल प्रोसेस अगस्त 2023 में पेश हुए स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को भेजे तो गए, पर रिपोर्ट के लिए समय बहुत कम दिया गया, ऐसा कहा गया। फिर दिसंबर 2023 में जब संशोधित बिल संसद में लाए गए और पास हुए, तब बहुत कम बहस हुई, कुल मिलाकर शायद 2 घंटे। और जैसा हमने पहले बात की, उस समय लगभग 100 विपक्षी सांसद निलंबित थे। कई एमपीज ने बाद में कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या बदलाव हुए हैं, क्या पास हुआ है। अरे बाप रे, इतने बड़े कानूनों पर ये हाल? हाँ, इसका असर अब दिख रहा है। पुलिस, वकीलों, न्यायपालिका में कंफ्यूजन है। इम्प्लीमेंटेशन की तारीखें बार बार आगे बढ़ानी पड़ी। कई नए प्रावधानों, खासकर जो राज्य की सर्वेलेंस पावर बढ़ाते हैं, उन पर गंभीर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। इतने फंडामेंटल लॉज को इस तरह पास करने के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये देखना भी बाकी है। क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है हाल का जहां प्रक्रिया थोड़ी बेहतर रही हो? कुछ तो टेक्स्ट बुक के करीब हुआ हो। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 को कुछ हद तक बेहतर उदाहरण माना जा सकता है। जीएसटी, हाँ, वो तो बहुत बड़ा रिफॉर्म था। हाँ, इस पर सालों तक बहस चली। यूपीए सरकार ने शुरू किया था, एनडीए ने आगे बढ़ाया, कई सत्रों में चर्चा हुई, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, राज्यों की मंजूरी भी ली गई क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता था। तो एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी भूमिका निभाई। स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा हुआ। तो ये ठीक से हुआ? प्रक्रिया के लिहाज से काफी बेहतर था, हाँ, लेकिन इसमें भी कमियां थीं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीएसटी का डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। इम्प्लीमेंटेशन काफी जल्दबाजी में हुआ 1 जुलाई 2017 को, जिसके कारण शुरू में बिजनेसेस को, खासकर छोटे व्यापारियों को, काफी दिक्कतें आईं।
बाद में जीएसटी काउंसिल को बार-बार रेट्स और नियमों में बदलाव करने पड़े और शायद कई लेजिस्लेटर्स भी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पूरी तरह समझ नहीं पाए थे जब उन्होंने वोट किया। तो बेहतर था पर परफेक्ट नहीं कह सकते। हाँ, तो कुल मिलाकर तस्वीर यही उभरती है कि प्रक्रिया में काफी गिरावट आई है, पर सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट्स द रूट कॉज? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कोई एक कारण नहीं है, कई मिले-जुले कारण हैं। पॉलिटिकल कॉजेज एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 ये दल बदल रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि एमपीज और एमएलएज की व्यक्तिगत स्वतंत्रता लगभग खत्म हो गई। उन्हें पार्टी व्हिप या निर्देश के अनुसार ही वोट करना पड़ता है, वरना सदस्यता जा सकती है। हाँ, व्हिप का डर। बिल्कुल। तो एमपी अब अपने क्षेत्र या अपने विवेक की आवाज उठाने से हिचकता है। बहस पार्टी लाइन पे सिमट जाती है। दूसरा, जब सरकार के पास लोकसभा में बहुत भारी बहुमत होता है, जिसे ब्रूट मेजॉरिटी भी कहते हैं, तो उसे विपक्ष या अलग आवाजों को साथ लेकर चलने की आम सहमति बनाने की जरूरत कम महसूस होती है। वो अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन पुश कर सकती है। गठबंधन सरकारों के दौर में आमतौर पे ज्यादा कंसल्टेशन और नेगोशिएशन होता था। हाँ, ये तो है। और इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, जैसा हमने बात की, संसद के बैठने के दिन बहुत कम हो गए हैं, एमपीज के पास जटिल बिलों को समझने के लिए पर्याप्त रिसर्च सपोर्ट की कमी होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास समय और संसाधन सीमित है, उनकी सिफारिशें बाइंडिंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स, हमारे संविधान में कमिटी स्क्रूटनी अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है, ये स्पीकर या चेयरमैन के डिस्क्रेशन पर है या सदन तय करता है। मनी बिल की परिभाषा का लूप होल है, जिसका इस्तेमाल राज्यसभा को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है। बहस के लिए कोई मिनिमम टाइम तय नहीं है। अच्छा, ये सब बनावट में ही कमजोरियां हैं? हाँ, कुछ हद तक। और फिर सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। हमारे देश में एक तरह का एग्जीक्यूटिव माइंडसेट हावी है, जहां लगता है कि सरकार का काम है पॉलिसी बनाना और लागू करना, संसद का काम तो बस उस पर मोहर लगाना है। जनता भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ज्यादा एंगेज्ड या इन्फॉर्म नहीं रहती। मीडिया भी अक्सर संसद के हंगामे पर ज्यादा फोकस करती है, बजाय इसके कि किस बिल पर क्या सब्सटेंटिव बहस हुई। ये बात भी सही है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इस प्रोसेस के इरोजन के? इसके परिणाम काफी गंभीर हैं और दूर तक जाते हैं। सबसे पहला तो पुअर क्वालिटी लेजिस्लेशन। जब कानून जल्दबाजी में बिना पूरी जांच पड़ताल और बहस के बनेंगे तो उनमें कमियां रह जाएंगी, भाषा अस्पष्ट होगी, ड्राफ्टिंग खराब होगी। नतीजा, उन्हें बार बार संशोधन करना पड़ेगा, जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट में लगातार होता है। हाँ, हर बजट में संशोधन आते हैं। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आएंगी, अस्पष्ट भाषा के कारण मुकदमेबाजी बढ़ेगी और कई बार अनपेक्षित परिणाम सामने आएंगे, जैसा हमने फार्म लॉज के मामले में देखा। ठीक है। दूसरा, इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। जब विपक्ष की भूमिका कम हो जाएगी, जब बहस सिर्फ दिखावती रह जाएगी, जब कमिटीज काम नहीं करेंगी, तो लोकतंत्र के जो नॉर्म है वो कमजोर होंगे। फेडरलिज्म पर असर पड़ेगा अगर राज्यों से सलाह नहीं ली जाएगी। संसद कार्यपालिका के अधीन लगने लगेगी, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है। पार्लियामेंट की अपनी गरिमा और प्रासंगिकता कम होती है। ये तो बहुत सीरियस बात है। हाँ। तीसरा, लीगल एंड जुडिशियल ओवरलोड। खराब या अस्पष्ट कानूनों से अदालत में मामले बढ़ते हैं। जुडिशरी पर पहले से ही इतना बोझ है, वो और बढ़ता है। कई बार अदालतों को लेजिस्लेटिव गैप्स भरने के लिए आगे आना पड़ता है, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जो एक्चुअली उनकी भूमिका नहीं है। हाँ, कोर्ट को कानून समझाना पड़ता है। देखिए, बने कानूनों का जमीनी स्तर पर विरोध होता है, सामाजिक अशांति फैलती है, जैसा सीएए और फार्म लॉज के समय हुआ। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे लोकतांत्रिक संस्थाओं, खासकर संसद पर जनता का भरोसा कम होता है। लोग सोचते हैं कि ये सब तो बस फॉर्मेलिटी है, हमारी आवाज तो सुनी ही नहीं जाती। आखिर में एक सवाल है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर करे। जिस तरह से कानून बन रहे हैं, उसे देखते हुए कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के विचार का क्या मतलब रह जाता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून का पालन हो। इसका मतलब ये भी है कि कानून बनाने की प्रक्रिया फेयर हो, जस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो और डेमोक्रेटिक हो, जिसमें डेलिबरेशन हो, पार्टिसिपेशन हो,
जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो, जब उसे बाईपास किया जा रहा हो, जब डिबेट और डेलिब्रेशन को अहमियत न दी जा रही हो, तो उस कानून की वैधता, लेजिटिमेसी कितनी बचती है? क्या सिर्फ अंतिम कानून आउटकम मायने रखता है, या वो प्रोसेस जिससे वो कानून बना है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? बहुत गहरा सवाल है। शायद प्रक्रिया ही कानून की आत्मा है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। ओके, तो उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। फॉर मोर सच डिस्कशंस ऑन जनरल स्टडीज टॉपिक्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।